गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूटन्स लॉ का ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ जो स्ट्रिंग है इसका मास है। अगर स्ट्रिंग का मास है तो हम जानते हैं हर पॉइंट पर टेंशन सेम नहीं होगा स्ट्रिंग में, तो अलग अलग पॉइंट पर टेंशन होगा। इस पॉइंट को हम पुल कर रहे हैं 20 न्यूटन से, तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इस पी पॉइंट पर टेंशन स्ट्रिंग के अंदर कितना होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पी पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए देखिए अगर हम कंप्लीट स्ट्रिंग को सिस्टम कंसीडर करें तो इस कंप्लीट स्ट्रिंग पर न्यूटन्स लॉ हम अप्लाई लगा करते हैं स्ट्रिंग के अलोंग या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन अब देखो कंप्लीट स्ट्रिंग पर अगर हम न्यूटन्स लॉ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये कंप्लीट स्ट्रिंग का मास 10 kg है और इस पर एक्सटर्नल फोर्स इधर 20 न्यूटन लग रहा है। बस एक सिंगल फोर्स लग रहा है कंप्लीट स्ट्रिंग पर, तो इस सिंगल फोर्स के कारण स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन इधर होगा और एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो हम इस एक्सप्रेशन से फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग के अंदर एक्सेलरेशन कितना आ गया, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स है हमारे पास 20, मास है 10। क्लियर हुआ आंसर। तो एक्सेलरेशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब एक्सेलरेशन आने के बाद हमें तो इस पी पॉइंट पर टेंशन निकालना था। अब देखो स्ट्रिंग का ये वाला जो एंड है ना, इसको ए पॉइंट कंसीडर करता हूं, इस वाले एंड को बी पॉइंट कंसीडर करता हूं मैं। अब मुझे पी पॉइंट पर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन निकालना है। ए से पी तक स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर टेंशन डिफरेंट डिफरेंट होगा। सबसे ज्यादा टेंशन किस पॉइंट पर होगा, देखिए यहां हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया ना स्ट्रिंग के फ्री एंड पर, और स्ट्रिंग पर जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वही टेंशन होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो यहाँ जो फ्री एंड है इसको मैंने 20 न्यूटन से पुल किया है, तो इस फ्री एंड पर टेंशन भी स्ट्रिंग में 20 न्यूटन के इक्वल होगा। तो बी पॉइंट जो है स्ट्रिंग का उस पर टेंशन एफ के बराबर होगा और एफ 20 न्यूटन है। अब यहाँ ये जो स्ट्रिंग है पूरी इधर जा रही है, अगर इस पॉइंट पर टेंशन की बात करें तो इसके इधर कोई स्ट्रिंग का मास ही नहीं है, तो इधर इस वाले पार्ट को इधर पुल करने के लिए कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ए पॉइंट पर टेंशन 0 के बराबर होगा। तो ए पर टेंशन 0 है, ए से बी की तरफ जा रहा है, टेंशन इंक्रीज हो रहा है, तो बी पॉइंट पर मैक्सिमम टेंशन है जो 20 न्यूटन के इक्वल है। तो किसी भी पॉइंट पर टेंशन 20 से 0 के बीच आएगा। अब पी पॉइंट पर टेंशन निकालना है, तो पी पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए हम यहाँ पी पॉइंट पर इमेजिनरी रूप से स्ट्रिंग के दो पार्ट मान लेते हैं। हम इस स्ट्रिंग को दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, एक तो एपी पार्ट और एक पीबी पार्ट। इनमें से किसी भी एक पर न्यूटन्स लॉ लगाकर हम पी पॉइंट पर टेंशन निकाल सकते हैं। अब देखो पी पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए तो हमने इमेजिनरी रूप से इस पी पॉइंट पर स्ट्रिंग को कट करता हुआ कंसीडर कर लिया और इस तरह से स्ट्रिंग के दो पार्ट हो गए। ये इस तरह से स्ट्रिंग के दो पार्ट हो गए, एक एपी पार्ट और एक पीबी पार्ट। अब देखो यहाँ पी पॉइंट पर टेंशन है, टेंशन कैसा होता है, पुलिंग फोर्स। तो पी पॉइंट पर जो टेंशन है ये दोनों पार्ट एक दूसरे पर लगाएंगे और टेंशन कैसा है, पुलिंग फोर्स। तो पी पॉइंट पर टेंशन इधर की तरफ लगेगा इस पार्ट पर और इस पार्ट पर इधर की तरफ लगेगा। ये दोनों पॉइंट पास आने की कोशिश करेंगे टेंशन के कारण इस तरह से। अब मुझे दोनों पार्ट का एक्सेलरेशन इधर ये है, तो मैंने दोनों इंडिविजुअल पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल में इस वाले पार्ट पर केवल टेंशन लग रहा है, इस वाले पार्ट पर दो फोर्स लग रहा है। अब हम आंसर इस पर न्यूटन्स लॉ लगाकर भी निकाल सकते हैं, इस पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर निकालेंगे तो केवल एक सिंगल फोर्स कंसीडर करना होगा, इसमें डबल फोर्स कंसीडर करना होगा, तो ये आसान है। तो अब देखो इस पी पॉइंट पर इस पर एक सिंगल फोर्स लग रहा है, तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा और मास किसका लेंगे, एपी पार्ट का, और एक्सेलरेशन 2 के बराबर है। इस वाले में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो 20 माइनस पी पॉइंट पर टेंशन मास ऑफ पीबी पार्ट इनटू एक्सेलरेशन 2। अब देखो अगर मास कैलकुलेट हो जाए
तो टेंशन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी भी पार्ट का मास क्या होता है? म्यू इनटू एक्स बताया था, और म्यू का मतलब क्या था? मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इनटू एक्स। टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, इसको बोलते हैं म्यू, और म्यू का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। अब अगर मुझे एपी वाले पार्ट का मास निकालना है, तो एपी पार्ट वाले का मास क्या होगा? टोटल मास स्ट्रिंग का 10 है, टोटल लेंथ 3 है और ये 1 है, तो एबी पार्ट का मास इसके बराबर हो गया। अब एबी पार्ट का मास 10/3 यहां रखकर आंसर निकालूंगा, तो पी पॉइंट पर टेंशन कितना आ गया? 20/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट, सेकंड मेथड जो है उसमें अगर टेंशन निकालो तो किस तरह से आएगा? देखिए उसका टेंशन इस तरह से आएगा, यहां पर पहले मास निकालते हैं, तो पीबी पार्ट का मास क्या होगा? टोटल मास 10 और टोटल लेंथ 3। अब जो पीबी पार्ट है उसकी लेंथ है कितनी? भाई इधर की लेंथ 1 मीटर है, तो बचे हुए पोर्शन की लेंथ 2 मीटर हुई ना, तो यहाँ x की जगह 2 मीटर लिख दूंगा। अब 20/3 मास आया, इसको यहाँ रखूंगा तो 20 माइनस टीपी इज इक्वल टू 20/3। अब इससे सॉल्व कर लो, स्ट्रिंग में टेंशन दोनों मेथड से सेम आना चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और एक और आसान तरीका देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका हम क्या कर सकते हैं? सेकंड मेथड, देखो हमने ए पॉइंट पर टेंशन 0 का था और बी पॉइंट पर टेंशन कितना का था? 20 न्यूटन। और टेंशन जो है बेसिकली, टेंशन जो होगा यहां से, अगर मैं इस एंड से डिस्टेंस x कंसीडर करूं, इस P पॉइंट की डिस्टेंस अगर x के बराबर लूं, तो टेंशन किसी भी पॉइंट पर x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेंशन जो होगा x डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ x से 0 है तो टेंशन 0, यहाँ टेंशन मैक्सिमम है 20 न्यूटन। तो अगर मुझे यहाँ से 1 मीटर पर टेंशन निकालना है, तो 3 मीटर में टेंशन कितना, पर यूनिट लेंथ में टेंशन कितना है? पर यूनिट लेंथ में टेंशन हमारे पास है, टोटल लेंथ 3 में टेंशन में वेरिएशन है 0 से 20 तक, 20/3, तो 1 मीटर लेंथ में होगा 20/3 के बराबर। तो इस तरह से हम ये सेकंड मेथड हमारा डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए एक मासलेस स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग अभी हॉरिजॉन्टल है। अब इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग के मिडल पॉइंट पर मैं m मास का पार्टिकल रख देता हूं। ये m मास का पार्टिकल अगर रखेंगे, अब देखो अगर ये पार्टिकल m मास का रखेंगे तो क्या रखने के बाद ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल रहेगी? नहीं रहेगी ना हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये पार्टिकल पर जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसके कारण ये नीचे की तरफ डिविएट हो जाती है, स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी। अब ये जो स्ट्रिंग ऐसे होगी, तो अगर मान लेते हैं ये पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम में है, अब यहाँ पर ये पार्टिकल है, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो ये कुछ एंगल होगा थीटा, ये भी थीटा ही होगा सिमेट्री से, क्योंकि मिडल पॉइंट पर रखा है हमने। तो हमें बताना है कि जो पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। तो हमारे क्वेश्चन लिखे, कैलकुलेट अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो स्ट्रिंग के अंदर हमें टेंशन कैलकुलेट करना है, किसके बराबर होगा?
अब देखो इसका आंसर निकालने के लिए हम इसका फेवरेट डायग्राम बनाए, कर लिया ना क्वेश्चन नोट। अब मैं मिटा रहा हूं इसको, देखिए आंसर सॉल्यूशन इसका। अब देखो इस वाले पार्टिकल पे न्यूटन लॉ लगाऊं ना, तो इसका फेवरेट डायग्राम बनाओ। एक तो इस पर नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ना, और यहाँ इस वाली रस्सी के पार्ट में टेंशन अगर टी मानता हूं तो इधर वाले पार्ट में भी टेंशन टी के बराबर ही होगा। सेम होगा अगर ये ब्लॉक मैंने बिल्कुल मिड पॉइंट पर रखा है। अगर मिड पॉइंट से इधर उधर रखेंगे ना तो यहाँ और यहाँ टेंशन सेम नहीं होगा। अब न्यूटन लॉ लगाया, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, तो इसका एक्सेलरेशन 0 है। अब इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन 0 है तो इस पे न्यूटन लॉ लगाने के लिए, जैसे यहाँ इसका एक बार फिर डायग्राम दोबारा बनाता हूँ। mg नीचे, अब इस पर न्यूटन लॉ लगाने के लिए क्या करना होगा, कंपोनेंट करेंगे। किसके फोर्स के, टेंशन के। तो टेंशन का इधर कंपोनेंट इस लाइन के साथ एंगल है तो ऊपर की तरफ तो cos आएगा और इधर sin आएगा। इधर sin आ गया, ऐसे ही टी का इधर कंपोनेंट cos में आ गया, इस टी का भी इधर cos में आ गया और इधर sin आ गया। अब देखो ये sin वाले कंपोनेंट तो मैग्नीट्यूड में बराबर, तो इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लगाऊं, एक्सेलरेशन 0 है तो ऊपर और नीचे के फोर्स बराबर करूंगा ना, और ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 2t cos थीटा, और वो नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा। आप इससे t निकालेंगे वो अपना आंसर, ये अपना आंसर हो गया। t बराबर mg अपॉन 2 cos थीटा के इक्वल, ये अपना आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। अब देखिए इस आंसर को, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, मिनिमम टेंशन, फाइंड मिनिमम टेंशन इफ स्प्रिंग remains in horizontal position। अगर हम ये चाहते हैं कि स्ट्रिंग, जैसे यहाँ शुरू में स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल थी इस ब्लॉक को रखने के पहले, लेकिन ब्लॉक को रखने के बाद स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल बनी रहे, उसके लिए टेंशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन हो कि स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल बनी रहे, ये हमारा क्वेश्चन। अब देखो अगर यह ब्लॉक यहां से यहां पहुंचेगा, यही मतलब है। अब ये ब्लॉक यहां से अगर ऊपर जाएगा, यहां से थोड़ा ऊपर होता तो ये एंगल थीटा कम होता है या ज्यादा, ज्यादा होता ना। यहाँ पर जो एंगल थीटा है इस स्ट्रिंग का वर्टिकल से, अगर ये ब्लॉक यहाँ की जगह यहाँ होता तो थीटा बढ़ता, और यहाँ अगर पहुंच गया तो थीटा कितना हो गया, थीटा ये वाला एंगल ही तो है अभी, और थीटा यहाँ कितना नजर आ रहा है 90 डिग्री। तो अगर स्ट्रिंग ऐसे होने की जगह इस तरह से सीधी रहती तो थीटा कितना होता 90 डिग्री। तो टेंशन स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल रखने के लिए थीटा कितना होगा इस डायग्राम में, अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होती है तो इस डायग्राम में थीटा कितना है 90 डिग्री। तो लिखें इस सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, इफ स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा 90 यहाँ रखूंगा तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और यहाँ नीचे 0 रख दूंगा तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है इंफिनिटी। तो टेंशन की इनफाइनाइट की रिक्वायरमेंट थी, और इनफाइनाइट टेंशन कभी भी किसी भी स्ट्रिंग में हो नहीं सकता, तो इसका मतलब आंसर क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। अगर ये ब्लॉक यहाँ रखते हैं तो किसी भी कंडीशन में ये स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में हॉरिजॉन्टल में नहीं रह सकती, ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल जरूर बनाएगी, ये कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं रह सकती, ये इसका मतलब है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टेंशन की इनफाइनाइट रिक्वायरमेंट है जो कि पॉसिबल नहीं है। अब देखो ये स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रिंग का एक एंड मैंने ना दीवार से बांध दिया और दूसरा एंड फ्री है, दूसरा एंड फ्री है।
अगर दूसरा एंड फ्री रखूंगा तो बताओ इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। ये दूसरा एंड अगर फ्री है, यहाँ कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा, टेंशन जीरो होगा। अब टेंशन जीरो होगा इस स्ट्रिंग में, तो हर पॉइंट पर टेंशन जीरो होगा, तो ये स्ट्रिंग दीवार पर भी कोई फोर्स नहीं लगाएगी भाई। यहाँ स्ट्रिंग दीवार पर वही फोर्स लगाएगी तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा। मासलेस स्ट्रिंग है, हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा, जीरो होगा। अब यहाँ अगर टेंशन जीरो है तो स्ट्रिंग में सब जगह टेंशन जीरो है, तो ये स्ट्रिंग दीवार पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही। ये स्ट्रिंग दीवार पर वही फोर्स एक्सर्ट करेगी जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग है, इसका जो फ्री एंड है ना, इस पर एक पर्सन इधर की तरफ कुछ फोर्स लगाता है, मान लो 2 mg के बराबर। अब स्ट्रिंग का ये जो फ्री एंड है, इस पर पर्सन ने 2 mg के बराबर फोर्स लगाया। तो एक चीज और ध्यान रखना, स्ट्रिंग के फ्री एंड पर आप जो फोर्स लगाते हो ना, कोई भी पर्सन जितना फोर्स लगाता है वही स्ट्रिंग में टेंशन के बराबर होता है। तो यहाँ अगर स्ट्रिंग को हम इतने फोर्स से पुल कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में टेंशन भी कितना है, 2 mg के बराबर है। तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन वही होता है जो उसके फ्री एंड पर कोई पर्सन फोर्स लगाता है, और ये स्ट्रिंग मासलेस है तो इसके हर पॉइंट पर टेंशन यही होगा। अब मैंने इस स्ट्रिंग में कोई यहाँ से 2 mg के बराबर से फोर्स से पुल किया तो स्ट्रिंग में टेंशन ही आ गया। तो अब ये बताओ स्ट्रिंग दीवार पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी। स्ट्रिंग दीवार पर, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होता है उतना ही फोर्स लगाती है। अब यहाँ टेंशन कितना है, 2 mg के बराबर, तो स्ट्रिंग ने दीवार पर इतना फोर्स लगाया। तो अब ये बताओ दीवार ने स्ट्रिंग पर कितना फोर्स लगाया। दीवार ने स्ट्रिंग पर कितना फोर्स लगाया, एक्शन रिएक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर स्ट्रिंग दीवार पर इतना फोर्स लगा रही है तो बॉल भी स्ट्रिंग पर सेम फोर्स एक्सर्ट करेगी 2 mg के बराबर। इसका मतलब यहाँ पर्सन इस स्ट्रिंग के फ्री एंड पर जितना फोर्स लगाता है ना, उतना ही फोर्स दीवार भी इस स्ट्रिंग के एंड पर लगाती है। अगर इस पर्सन ने यहाँ कोई फोर्स नहीं लगाया तो दीवार भी स्ट्रिंग पर कोई फोर्स नहीं लगाती। अब ये पर्सन इस जगह पर लगने वाला फोर्स बढ़ाता जाएगा तो बॉल के कारण स्ट्रिंग पर लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा। बॉल के कारण इस स्ट्रिंग पर लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज होगा। जैसे ये स्ट्रिंग, इसका फ्लो डायग्राम बनाओ, इधर तो पर्सन ने फोर्स लगाया 2 mg, और ये जो 2 mg फोर्स है वही स्ट्रिंग में टेंशन है, और हर जगह स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा। अब दीवार पर ये स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट दीवार को इधर की तरफ पुल करेगा तो ऐसा फोर्स लगाएगा ना, इस स्ट्रिंग पर फोर्स इधर की तरफ आएगा, तो स्ट्रिंग पर बॉल ऐसा फोर्स एक्सर्ट करेगी और ये फोर्स F के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम बात करें यहाँ पर्सन जितना फोर्स लगा रहा है ना, दीवार भी उतना ही लगा रही है। दीवार में दिमाग नहीं होता, लेकिन ये न्यूटन्स लॉ है। यहाँ ये पर्सन जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा दीवार भी स्ट्रिंग पर उतना ही फोर्स एक्सर्ट। अगर पर्सन स्ट्रिंग को छोड़ देगा तो दीवार भी इस पर फोर्स लगाना ड्रॉप कर देगी। तो ये इसका मतलब हुआ। अब इसी तरह से टग वार होता है। अब टग वार में जैसे ये स्ट्रिंग होती है, यहाँ एक टीम होती है, ये स्ट्रिंग को पकड़े हुए है, यहाँ दूसरी टीम स्ट्रिंग को पकड़े हुए है। अब क्या होता है, ये टीम जितना स्ट्रिंग पर फोर्स लगाएगी, यह टीम स्ट्रिंग पर जितना फोर्स लगाएगी ना, उतना ही स्ट्रिंग में टेंशन होगा, और उतना ही टेंशन स्ट्रिंग में हर जगह सेम होगा। तो जितने फोर्स से ये वाला पर्सन इस स्ट्रिंग को पुल कर रहा होगा, इस दूसरे पर्सन के कारण भी स्ट्रिंग पर उतना ही फोर्स एक्सर्ट होगा, चाहे एक टीम कमजोर हो एक मजबूत हो। तो ऐसा नहीं हो सकता, अगर स्ट्रिंग ने यहाँ स्ट्रिंग पर मान लो 500 न्यूटन फोर्स लगाया है तो स्ट्रिंग में टेंशन भी 500 न्यूटन होगा, और बी वाली टीम भी स्ट्रिंग पर 500 न्यूटन ही फोर्स लगाएगी। दोनों टीमें अलग अलग फोर्स नहीं लगा सकती, और जितना फोर्स लगाएगी वही रस्सी में टेंशन होगा। ऐसा नहीं कि सर इधर से टीम ने 500 लगाया, इधर वाली टीम ने 500 लगाया तो स्ट्रिंग में टेंशन 1000 न्यूटन हो गया, वो नहीं है। जितना फोर्स इसके फ्री एंड पे लगाते हो उतना ही स्ट्रिंग में टेंशन होता है, और उतना ही फोर्स दीवार इस स्ट्रिंग पर एक्सर्ट। अब दीवार की जगह पर्सन हो तो भी वही होगा भाई। यहाँ क्या होता है, ये स्ट्रिंग पर्सन पकड़े हुए हैं, उनके हाथ से स्ट्रिंग स्लिप नहीं हो रही। अब लेकिन अगर दोनों टीमें बराबर फोर्स लगा रही तो जीतती कौन है? जीतती वो टीम है जो जमीन पर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करती है।
जिसके पैर जमीन से फिसल जाते हैं इस तलवार में वो टीम हार जाती है, लेकिन दोनों टीमें स्ट्रिंग पर तो इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाती है। या ये कह लो जमीन पर पैर फिसल जाए या ये टीम अपने हाथ से रस्सी को स्लिप होने दे। अगर ये टीम हाथ से रस्सी को स्लिप होने देगी तो ये टीम हार जाएगी, दूसरी टीम जीत जाएगी। तो ये इसका मेन कंसेप्ट है टग वॉर। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, क्या होगा। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक निकाला। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंसेप्ट बताया था। देखो यहाँ ये क्वेश्चन अलग होता है कि एक ब्लॉक यहाँ लटका हुआ है, एक दूसरा ब्लॉक यहाँ लटका देते थे हम। अगर यहाँ 3 मास का ब्लॉक लटकाएंगे तो ये क्वेश्चन अलग है, और यहाँ 3 mg के बराबर फोर्स लगाना अलग क्वेश्चन है। यहाँ स्ट्रिंग के इस फ्री एंड को हमने 3 mg के फोर्स से पुल किया है, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि स्ट्रिंग में टेंशन वही होता है जो उसके फ्री एंड पर कोई पर्सन फोर्स लगाता है, तो ये फोर्स ही स्ट्रिंग में टेंशन है। और स्ट्रिंग मासलेस है तो हर जगह पर टेंशन सेम होगा, तो यहाँ टेंशन सेम है 3 mg के बराबर। अब मुझे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, तो अकेले इस ब्लॉक पे न्यूटन लॉ लगा देते हैं। अब इस पर न्यूटन लॉ कैसे लगेगा, mg तो नीचे और टेंशन ऊपर लगेगा ना, और टेंशन है कितना 3 mg। अब इस ब्लॉक पर ये दो फोर्स लग रहे हैं तो एक्सेलरेशन किधर होगा, 3 mg बड़ा है mg से, तो जो बड़ा फोर्स है उसकी तरफ एक्सेलरेशन होगा। अब न्यूटन लॉ लगाएं, F बराबर ma। F का मतलब रिजल्टेंट फोर्स, ये दोनों अपोजिट में लग रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़े में से छोटा तो सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ गया 2 mg के बराबर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब एक्सेलरेशन का आंसर आया 2g इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हमें क्वेश्चन में मोमेंटम दे रखा है जो टाइम के साथ वेरिएबल है, और इससे हमें इस पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है कि फोर्स किसके बराबर होगा। मोमेंटम q1 है क्वेश्चन में, अब इससे फोर्स निकालना है। अब देखिए हमने इसका सॉल्यूशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F बराबर dt/dt। न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट यही है ना, मोमेंटम का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फोर्स के बराबर होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 2 t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3t², फिर -4 t का 1 और 6 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, F बराबर 6t² -4। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये बताओ ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल, वेरिएबल है ना, ये फोर्स टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो वेरिएबल है, तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। तो अब इसमें अगर मुझे ये निकालना हो कि 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो हम मोशन की इक्वेशन नहीं लगा सकते, हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से आंसर निकालना होगा। तो ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, वेरिएबल। तो अलग अलग टाइम पर फोर्स अलग अलग है, तो हम इसको कहेंगे फोर्स एक पर्टिकुलर टाइम टी पर यह है। तो ये कौन सा फोर्स है, इंस्टेंटेनियस फोर्स है। ये एक पर्टिकुलर टाइम टी पर फोर्स है, तो ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस फोर्स। अब एक और टर्म होती है एवरेज फोर्स।
तो ये तो इंस्टेंटेनियस फोर्स का फॉर्मूला है। एवरेज फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा एवरेज फोर्स बराबर ये होगा, जहां पर डेल्टा वी का मतलब क्या है, मास इनटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और डेल्टा वी को क्या बोलेंगे, चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा वी का मतलब क्या है, डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम है, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस, कोई कभी भी चेंज निकालना हो ना तो हमेशा उसका एक्सप्रेशन होगा फाइनल माइनस इनिशियल। ये जो ट्रायंगल बनाते हैं ना इसको बोलते हैं डेल्टा, और इसका मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मीनिंग होता है चेंज, तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये इसका मतलब है। हमें इस क्वेश्चन में चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताना है, क्या होगा। अब देखो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। अब मैंने जैसे मान लिया कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो यहाँ ये इनिशियल वेलोसिटी, कोलिजन के पहले की वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, ये टकराने के बाद वेलोसिटी अपवर्ड, तो टकराने से वेलोसिटी में चेंज हुआ, डायरेक्शन में चेंज हुआ, तो मोमेंटम में भी चेंज हुआ। तो इस बॉल के इस फ्लोर से टकराने से इस बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ ये निकालना है। तो अब फाइनल वेलोसिटी को मैं क्या लिखूंगा, प्लस यू लिखूंगा ना, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड है तो प्लस यू, और इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखूंगा, माइनस यू, इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड है। अब ये दोनों वैल्यूज यहां रखकर सॉल्व करूंगा तो मोमेंटम में चेंज कितना आ गया, m इनटू फाइनल, तो यह है माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हो गया 2mv। मोमेंटम में चेंज का आंसर हमारे पास ये आ गया। इस तरह से हम मोमेंटम में चेंज निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में भी मोमेंटम में चेंज बताना है, क्या होगा। अब देखिए इसमें मोमेंटम में चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन, यह तो डायग्राम है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, यह है आफ्टर कोलिजन। अब देखिए बिफोर कोलिजन यहां ऐसे किसी एंगल पर आ रहा है ना, तो चेंज इन मोमेंटम के लिए निकालने के लिए हमें कंपोनेंट करना होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड में u इधर है तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा cos में, जिस लाइन के साथ एंगल होता है उधर cos, और सरफेस के पैरेलल आएगी, सरफेस है और सरफेस की पैरेलल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा, इधर राइट हैंड साइड में। अब कोलिजन के बाद इसका चलने का डायरेक्शन ऐसा है, टकराने के बाद बॉल इधर गई तो इसका इधर कंपोनेंट निकालूंगा तो अपवर्ड आएगा, और इधर कंपोनेंट निकालूंगा तो इधर आएगा।
अब मेरे ख्याल से आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हो कि x और y डायरेक्शन में से किस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदली, ना मैग्नीट्यूड में ना डायरेक्शन में। देखो x डायरेक्शन में कोलिजन के पहले वेलोसिटी ये थी, ये राइट हैंड थी, और कोलिजन के बाद भी राइट हैंड साइड में यही वेलोसिटी है, ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन चेंज हुआ, तो हम ये कहेंगे ना x डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज जीरो है। और अगर x डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज जीरो है तो x डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज भी जीरो है, और अगर मोमेंटम में चेंज जीरो होता है तो x डायरेक्शन में फोर्स भी जीरो है। यहाँ इस बॉल के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ x डायरेक्शन में। अब y डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज निकालें तो y डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज क्या आएगा, देखो अब y डायरेक्शन में हम कैलकुलेशन करते हैं, तो y डायरेक्शन में अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस u cos थीटा होगी ना, मैंने वेलोसिटी के लिए अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया। अब इनिशियल वेलोसिटी कोलिजन के पहले y डायरेक्शन में u cos थीटा या डाउनवर्ड है तो इसको माइनस लिखूंगा, कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी y डायरेक्शन में अपवर्ड है तो इसको प्लस लिखूंगा, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी प्लस u cos थीटा। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना आ गया 2u cos थीटा, तो चेंज इन वेलोसिटी आई ना। अब इससे चेंज इन मोमेंटम निकालूंगा तो चेंज इन मोमेंटम मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, तो आंसर क्या आया 2mu cos थीटा, ये चेंज इन मोमेंटम आया। और मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है, y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ, x डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज जीरो है। करना इसको नोट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपल्स। अब इंपल्स होता क्या है उसकी बात करें। इंपल्स इसके बराबर होता है जो फोर्स और टाइम होता है, डेल्टा टी का मतलब टाइम, तो फोर्स और टाइम का मल्टीपल इंपल्स के बराबर होता है। अब देखो इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा किधर होगा, इंपल्स का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इंपल्स का डायरेक्शन होगा। तो इंपल्स और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है। सेकंड पॉइंट, इस इंपल्स की यूनिट क्या होगी, इंपल्स की यूनिट, यहाँ फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो न्यूटन इनटू सेकंड इसकी यूनिट हो गई, न्यूटन इनटू सेकंड इस इंपल्स की यूनिट हो गई। अगर हम इस इंपल्स की डायमेंशन की बात करें, इंपल्स की डायमेंशन, इंपल्स की डायमेंशन की बात करेंगे तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स की डायमेंशन होती है, और डेल्टा टी टाइम की डायमेंशन टी, तो इंपल्स की डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई एम एल टी माइनस वन, ये इंपल्स की डायमेंशन होती है। अब देखिए इसके अलावा इंटीग्रेशन का, यहाँ इंपल्स किसके बराबर है, फोर्स का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है एरिया, तो इसका मतलब यह होगा अगर टाइम और फोर्स में हमारे पास ग्राफ हो तो इस ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया, शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, इंपल्स के बराबर होगा। इस शेडेड पोर्शन का एरिया किसके इक्वल होगा, इंपल्स। तो इंपल्स को हम
इस ग्राफ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं और इम्पल्स के इसके बराबर होगा एरिया बिटवीन फोर्स टाइम ग्राफ, ये फोर्स टाइम ग्राफ है और ये टाइम एक्सेस है, इन दोनों के बीच का एरिया इंपल्स के बराबर होगा। ये इसका मीनिंग होता है इंपल्स का। इंपल्स का एक और फॉर्मूला होता है, इंपल्स इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम तो आप जानते ही हैं, अभी डिस्कस कर ही रहे थे हम। चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी इंपल्स होता है। अब देखिए एक स्पेशल केस, इफ जो फोर्स है ये कांस्टेंट हो, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इंपल्स किसके इक्वल होगा, इंपल्स इज इक्वल टू होगा फोर्स इनटू टाइम। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगता है जब फोर्स कांस्टेंट हो। अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो इंपल्स निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी फोर्स है और जो टाइम इंटरवल दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब इस क्वेश्चन में ये इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन कैसा है, फिक्स्ड है, चल नहीं सकता, और इसके ऊपर यहाँ जो ब्लॉक है ये इनिशियल में रेस्ट में है। अब इस ब्लॉक को यहाँ से रेस्ट से रिलीज करूंगा तो नीचे जाएगा, तो ए से चलकर बी तक पहुंचने में इस ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा वो मुझे निकालना है। तो देखो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, मोशन की सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। मोशन की सेकंड इक्वेशन इस पर लगा रहा हूं। अब देखो यहां से यहां तक ए से बी तक गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मान लो इस इंक्लाइन प्लेन की लेंथ है, तो जितनी इंक्लाइन प्लेन की लेंथ है वही डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह एल रखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ। इंक्लाइन प्लेन पर अगर एक पार्टिकल चलता है तो उसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, g sin थीटा आया था ना। इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन g sin थीटा आया था, चाहे ब्लॉक की वेलोसिटी कहीं भी हो, ये एक्सेलरेशन का आंसर ब्लॉक की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। अब एक्सेलरेशन की जगह g sin थीटा लिख दूंगा, तो यहां से टाइम निकालेंगे, तो अब यहां से टाइम हमारे पास कितना आ गया, √2l अपॉन g sin थीटा, ये आंसर है। लेकिन हमें क्वेश्चन में अभी l नहीं दे रखा, हमें इस इंक्लाइन प्लेन की लेंथ की जगह इस इंक्लाइन प्लेन की हाइट दे रखी है। अब हाइट से l कैसे निकालूंगा, देखो इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं sin थीटा निकालता हूं तो हाइट अपॉन लेंथ होगा। अब यहां से l की वैल्यू क्या आई, h अपॉन sin थीटा, ये l की वैल्यू उठाकर यहां रखते हैं। अब l की उठाकर वैल्यू यहां रखूंगा तो टाइम कितना आ जाएगा, √2h अपॉन g sin स्क्वायर थीटा। तो इतने टाइम में ये पार्टिकल ए से चलकर बी पर पहुंचेगा, ए से बी तक पहुंचने में पार्टिकल को इतना टाइम लगेगा। अब देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये ब्लॉक है, नीचे की तरफ भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इस समय इसका एक्सेलरेशन a है।
इस समय इसका एक्सेलरेशन ए है, अब और इसका मास m है, तो हमें बताना है एयर रेजिस्टेंस फोर्स कितना हो। जनरली हम एयर रेजिस्टेंस फोर्स को नेगलेक्ट कर देते हैं। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कंसीडर किए हैं उनमें एयर रेजिस्टेंस फोर्स नहीं था। अगर एयर रेजिस्टेंस फोर्स नहीं हो और ये हवा में है तो इस पर केवल mg फोर्स लगेगा, तो इसका नीचे एक्सेलरेशन g के बराबर होना चाहिए। लेकिन हमें एक्सेलरेशन a दे रखा है, तो इसका मतलब हमें एयर रेजिस्टेंस फोर्स कंसीडर करना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना है, ये m मास है, तो इस पर एक तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगेगा mg। अब देखो अगर अकेला mg लगता, एयर का रेजिस्टेंस फोर्स नहीं लगता, तो इसका एक्सेलरेशन g होता। हमें क्वेश्चन में एक्सेलरेशन g नहीं कुछ और दे रखा है। अब क्वेश्चन में इसकी वेलोसिटी नीचे है ना, अगर वेलोसिटी नीचे है तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स जो लगता है ना हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। तो वेलोसिटी अगर नीचे है तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लगेगा। अब इस ब्लॉक पर हम न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लगाएंगे तो क्या बनेगी, F बराबर m। न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन बस यही है। अब ये mg जो है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, तो इसको प्लस लिखूंगा, एयर रेजिस्टेंस फोर्स को माइनस लिखूंगा, तो इक्वेशन क्या बन गई, mg माइनस f एयर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये गिवन है, इससे एयर का रेजिस्टेंस फोर्स हमारे पास आ जाएगा। तो एयर का रेजिस्टेंस फोर्स हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स हमारे पास कितना आया, m इनटू g माइनस a के बराबर, ये अपना आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि हमारे पास एक बैलून है ना, बैलून का मास अभी m है। जब इस बैलून का मास m है तो इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a के बराबर है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इस बैलून में से कितना मास निकालें। मान लो x के बराबर मास निकालते हैं, x की वैल्यू बतानी है, कितना मास निकालें कि बैलून का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ सेम अमाउंट से हो जाए। अभी शुरू में m मास का बैलून था तो इसका एक्सेलरेशन नीचे था। अब इसमें से कितना मास सबट्रैक्ट करें, इसमें कुछ मेटेरियल भरा हुआ है, तो इसमें से कितना मास निकालें कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की जगह ऊपर सेम अमाउंट का हो जाए। ये हमारे क्वेश्चन है। अब देखो इसका सॉल्यूशन में जो पहला केस है, पहले केस में बैलून का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, और बैलून का मास है, तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो बैलून पर एक ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगा ना mg, इसके अलावा बैलून पर कौन सा फोर्स लगता है, बैलून जो है वो बॉयंट फोर्स के कंसेप्ट से होता है। बॉयंट फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगता है। बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड मैं b के सिंबल से बता रहा हूं। b का मतलब है यहाँ पर बॉयंट फोर्स, b का मतलब क्या है, बॉयंट फोर्स। अब यहाँ ये बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लगा, अब इस पर न्यूटन्स लॉ की क्या इक्वेशन बनेगी, एक्सेलरेशन नीचे है तो mg प्लस ये बॉयंट फोर्स एक तरह का फोर्स है, तो अब यहाँ एक्सेलरेशन नीचे, अब यहाँ न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या बनी, mg माइनस बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन आ गई। अब सेकंड केस में हमें कहा है कि बैलून में से कुछ मास हम सबट्रैक्ट करें, तो बैलून का मास x मास इसमें से निकाला तो बचा कितना है माइनस x, और इतने के कारण इसका एक्सेलरेशन ऊपर हो गया, और इस पर ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगेगा m माइनस एक्स इंटू जी, इतना इस पर बॉयंट फोर्स mg नीचे की तरफ एक्सर्ट होगा। अब देखो यहाँ पर मास अगर हम इस ऑब्जेक्ट का बैलून का डिक्रीज कर रहे हैं तो मास के डिक्रीज करने से इस पर लगने वाला जो बॉयंट फोर्स है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता,
ये हम आगे जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। बॉयंट फोर्स का असल में फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। डेंसिटी किसकी? एयर की। अब यहाँ हम इस बैलून में से अगर मास कम कर रहे हैं ना, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यह बैलून का वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर वॉल्यूम नहीं बदलेगा तो बॉयंट फोर्स की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हमने बॉयंट फोर्स सेम लिया है। अब बॉयंट फोर्स हमने सेम लिया है, तो अब सेकंड केस में न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या बनेगी? एक्सेलरेशन ऊपर है तो बॉयंट फोर्स पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो अब इक्वेशन क्या बन गई? b माइनस n माइनस x इंटू जी इज इक्वल टू n माइनस x इंटू a। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को से हमें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी। अब x की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास इस इक्वेशन में दो अननोन है, x और b। तो b को निकालने के लिए दोनों को जोड़ दें। दोनों को जोड़ेंगे तो देखो b का साइन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो दोनों कट जाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? mg माइनस m माइनस x g इज इक्वल टू ma प्लस m माइनस x। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो mg से mg कट गया, माइनस माइनस प्लस xg, और उधर a कॉमन लेंगे या इसको क्या लिखा जा सकता है? ये a अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ma माइनस xa, ये लिखूंगा ना। अब मुझे x निकालना था तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2ma डिवाइडेड बाय g प्लस a। ये अपना आंसर होगा। इतना मास हमें इसमें से रिमूव करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर टुडे।